हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट सिविल। कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं और इस सब्जेक्ट में हमने नई यूनिट स्टार्ट की है जो है वाटर सीमेंट रेशो। तो वाटर सीमेंट रेशो के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद हमने हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट लास्ट लेक्चर में कवर किया था। तो इसको हिंदी में देख लेते हैं यहाँ से। तो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, देखो हाइड्रेशन क्या होता है। हाइड्रेशन होता है पानी के साथ प्रतिक्रिया। हाइड्रेशन की प्रक्रिया से रेत, बजरी और पानी के साथ मिश्रित पोर्टलैंड सीमेंट सिंथेटिक रॉक का उत्पादन करता है, जिसे हम कंक्रीट कहते हैं। कंक्रीट आधुनिक दुनिया का एक ऐसा हिस्सा है जितना बिजली या कंप्यूटर है। यानी कि जैसे कंक्रीट से आजकल के चीज़ें सब चलती हैं, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी की मदद से कंप्यूटर वगैरह चलते हैं। कहने की बात यह है कि कंक्रीट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब पढ़ना शुरू करते हैं। क्लिंकर निर्जल पानी के बिना गर्म भट्टे से आता है। अगर हम किसी भी जिप्सम में क्लिंकर पीसने की अवस्था में पानी की छोटी मात्रा की अनदेखी करते हैं तो सीमेंट पाउडर भी निर्जल होता है। कहने का मतलब ये है कि वैसे तो सीमेंट के अंदर पानी नहीं मिक्स होता, लेकिन अगर जब हम जिप्सम मिक्स कर रहे हैं, जिप्सम 5% जिप्सम हम डालते हैं, जब हमने सीमेंट का जो मैन्युफैक्चरिंग है, कैसे सीमेंट बनता है, तो तब पूरा प्रोसेस पढ़ा था। तो उसमें हमने ये भी देखा था कि 5% जिप्सम हम मिलाते हैं। तो 5% जिप्सम मिलाने के लिए के टाइम पर जितना भी पानी हम मिला रहे हैं उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो अगर हम उस पानी को इग्नोर कर दें तो बाकी जितना भी पानी है तो हम देखेंगे कि कोई भी पानी ऐड नहीं हो रहा है, सिर्फ पानी ऐड करते हैं हम मिक्स बनाने के टाइम पे। यानी कि कंक्रीट जब हमें तैयार करना है तो उसके लिए हम मिक्स बनाते हैं, तो मिक्स में ही सारा पानी हम ऐड करते हैं। पानी के साथ प्रतिक्रिया को जलयोजन कहा जाता है। इसमें कई अलग अलग प्रतिक्रियाएं शामिल हैं, अक्सर एक ही समय में होती हैं। प्रतिक्रिया के बढ़ने के साथ जलयोजन प्रक्रिया के उत्पाद धीरे धीरे एक ठोस द्रव्यमान बनाने के लिए व्यक्तिगत रेत और बजरी के कणों और कंक्रीट के अन्य घटकों को एक साथ जोड़ते हैं, यानी कि सब चीज़ों को मिला देते हैं। अब जलयोजन प्रक्रिया की जो प्रतिक्रिया है, यानी कि जलयोजन सीमेंट के अंदर हम जब पानी मिक्स कर रहे हैं तो उसका प्रोसेस कैसा है, उसकी प्रतिक्रिया कैसी है। तो उसकी प्रतिक्रिया इस प्रकार है। निर्जल अवस्था में मुख्य रूप से 4 प्रकार के खनिज मौजूद होते हैं: एलाइट, बेलाइट, एल्यूमिनाइट, C3A और फेराइट चरण। C4AF। क्लिंकर की संरचना के बारे में अधिक जानकारी के लिए हम और पढ़ सकते हैं। इसके अलावा क्लिंकर सल्फेट सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के सल्फेट की और जिप्सम की भी थोड़ी मात्रा में मौजूद है, जो कि परिचित ग्रे पाउडर के उत्पादन के लिए क्लिंकर को जमीन पर रखा गया था। जब पानी डाला जाता है तो जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वे ज़्यादातर एक्सोथर्मिक होती हैं। एक्सोथर्मिक आपको बताया था, जिसमें जिस रिएक्शन में गर्मी निकलती है, हीट निकलती है, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो जब पानी डालते हैं हम तो जो रिएक्शन होती है वो ज़्यादातर एक्सोथर्मिक होती है, यानी कि प्रतिक्रिया से गर्मी निकलती है। हम उस दर का एक संकेत प्राप्त कर सकते हैं जिस पर खनिज उस दर की निगरानी करके प्रतिक्रिया कर रहे हैं, जिस पर चालन कैलोरीमीटर नामक तकनीक का उपयोग करके गर्मी विकसित की जाती है। उत्पादित गर्मी विकास वक्र का एक उदाहरण नीचे दिया गया है, यानी कि हीट ऑफ हाइड्रेशन कैसे होती है और कितने टाइम में हीट निकल रही है, इसका एग्जाम्पल हमें नीचे दिया गया है। उससे पहले आप ये जो बेसिक है यहाँ का जलयोजन प्रक्रिया और इसकी प्रतिक्रिया, आप यहाँ से ये रीड कर लो।
ये दोनों रीड हुए होंगे। अगला देखते हैं डायग्राम। तो डायग्राम तो जस्ट सिंपल है बिल्कुल। हीट, एक साइड हीट ली है हमने वाई एक्सिस में, और टाइम घंटों में लिया है हमने एक्स एक्सिस में। तो हमें कैसे कैसे हीट बदल रही है टाइम के अकॉर्डिंग, ये हमने यहाँ पर देखा है। तो जो ग्राफ है इसमें सबसे पहले एक पहली स्टेज है, इसके बाद सेकंड स्टेज है, फिर थर्ड स्टेज है। तो ऐसे करके 3 स्टेज हमें यहाँ पर दे रखी है। देखो अब इसमें 3 मुख्य प्रक्रियाएं, ठीक है। तो एक तो फर्स्ट स्टेज दिख ही रहा है, अभी ग्राफ में देखो तो आपको ग्राफ के अंदर 3 पार्ट दिख रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो 3 मेन प्रोसेस होंगे यहाँ पर। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। 3 प्रमुख प्रतिक्रियाएं होती हैं। लगभग तुरंत पानी जोड़ने पर कुछ क्लिंकर सल्फेट्स और जिप्सम एक क्षारीय सल्फेट युक्त घोल का उत्पादन भंग कर देते हैं। मिश्रण करने के तुरंत बाद C3A चरण 4 मुख्य क्लिंकर खनिजों की सबसे प्रतिक्रियाशील, तो सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील कौन है? C3A पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है ताकि एक एल्यूमिना रिच जल ऊपर की गर्मी विकास वक्र का स्टेज 1 बना सके। जल एट्रिगाइट के छोटे रॉड जैसे क्रिस्टल बनाने के लिए घोल में सल्फेट के साथ प्रक्रिया करता है। C3A प्रतिक्रिया पानी के साथ जोरदार है लेकिन लंबे समय तक नहीं रहता है और आमतौर पर केवल कुछ ही मिनटों का होता है और अपेक्षाकृत कम गर्मी के विकास के कुछ घंटों की अवधि के बाद होता है। इसे सुप्त या प्रेरण काल स्टेज 1 कहा जाता है। यानी कि C3A सबसे ज़्यादा रिएक्ट करने वाला, सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है। जितने भी 4 चीज़ें प्रेजेंट हैं सीमेंट के अंदर, उसमें सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है C3A। तो C3A रिएक्ट करना शुरू करता है, सबसे पहले रिएक्ट करता है, और लेकिन लंबे समय तक रिएक्ट नहीं कर पाता। तुरंत हीट उसमें से निकलती है और कुछ समय बाद वो हीट कम हो जाती है। सुप्त अवधि के पहले भाग के माध्यम से शायद आधे रास्ते तक जब कंक्रीट रखा जा सकता है से मेल खाती है। जैसे जैसे सुप्त अवधि बढ़ती जाती है वैसे वैसे पेस्ट काम करने लायक हो जाता है। निष्क्रिय अवधि के अंत में कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के गठन के साथ सीमेंट में एलीट और बेलाइट प्रतिक्रिया करने लगते हैं। यह जलयोजन की मुख्य अवधि से मेल खाती है, जिसके दौरान समय के साथ ठोस ताकत बढ़ती है। व्यक्तिगत दाने सतह से अंदर की ओर प्रतिक्रिया करते हैं और निर्जल कण छोटे हो जाते हैं। C3A जलयोजन भी जारी रहता है क्योंकि ताजे क्रिस्टल पानी तक पहुंच जाते हैं। अधिकतम गर्मी विकास की अवधि आमतौर पर मिश्रण करने के बाद लगभग 10 और 20 घंटों के बीच होती है और फिर धीरे धीरे बंद हो जाती है। केवल PC वाले मिश्रण में, अब PC होता है पोर्टलैंड सीमेंट, तो केवल PC वाले मिश्रण में लगभग 1 महीने के भीतर अधिकांश ताकत हासिल होती है, जहाँ PC को आंशिक रूप से अन्य सामग्रियों से प्रतिस्थापित किया गया है। यानी कि पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर हम कुछ और चीज़ों को मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं, तो अब उनसे क्या होता है, उन अन्य सामग्रियों से प्रतिस्थापित किया गया है। जैसे कि फ्लाई ऐश, ताकत वृद्धि अधिक धीरे धीरे हो सकती है और कई महीनों या 1 वर्ष तक जारी रह सकती है। अब जो ये स्ट्रेंथ बनती रहती है, ये बहुत ही लंबे समय तक ये प्रोग्राम चलता रहता है। फेराइट रिएक्शन भी जल्दी से शुरू हो जाता है क्योंकि पानी जोड़ा जाता है, लेकिन फिर धीमा हो जाता है, शायद इसलिए कि लोहे के हाइड्रोक्साइड आयरन ऑक्साइड जल की एक परत फेराइट की कोटिंग करती है और बाधा के रूप में कार्य करती है और प्रतिक्रिया को रोकती है। अब अगर एक दूसरे के ऊपर लेयर बन जाएगी
तो रिएक्शन ढंग से नहीं हो पाएगी, परत बन जाती है ना हर एक पार्टिकल के चारों तरफ आयरन हाइड्रोक्साइड की, तो अब रिएक्शन अच्छे तरीके से नहीं हो पाती, रिएक्शन रुक जाती है, और रिएक्शन रुक जाती है तो हाइड्रेशन भी ठीक से नहीं हो पाता है। तो यहाँ से आप रीड कर लो, ग्राफ हम देख चुके थे, ग्राफ के बाद आप यहाँ से रीड करना स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट, तो यहाँ हमारा, इसको भी आप रीड करो लास्ट पैराग्राफ को, और यहाँ तक हमारा हिंदी में कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो एंड एब्राम्स लॉ। मेन है डफ एब्राम्स लॉ। आपके पास क्वेश्चन आएगा, डिफाइन डफ एब्राम्स लॉ एंड वाटर सीमेंट रेशियो। तो डफ एब्राम्स के कुछ विचार थे जो उन्होंने वाटर सीमेंट रेशियो के लिए बताए। तो अब हम वही सब पढ़ेंगे कि उन्होंने वाटर सीमेंट रेशियो के लिए क्या क्या बोला है। तो डफ एब्राम्स इज द डेवलपर ऑफ द फार्मूला दैट इज कॉल्ड द एज एब्राम्स लॉ। तो डफ एब्राम ने एक फार्मूला दिया था जिसको हम बोलते हैं एब्राम्स लॉ। इट स्टेट्स दैट फॉर अ स्पेसिफाइड सेट ऑफ कॉन्क्रीटिंग मटेरियल्स, अब इन्होंने स्पेसिफाइड सेट ऑफ कॉन्क्रीटिंग मटेरियल यानी कि कुछ फिक्स्ड कॉन्क्रीटिंग मटेरियल्स जो होते हैं उनके लिए बोला कि जो कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादातर बेस्ड होती है क्वांटिटी ऑफ वाटर पे बजाय सीमेंट के। यानी कि जितना हम पानी ऐड कर रहे हैं कंक्रीट की स्ट्रेंथ उससे ज़्यादा प्रभावित होती है सीमेंट की क्वांटिटी के कंपैरिजन में। यानी कि एक तरफ सीमेंट होता है, एक तरफ वाटर होता है, तो वाटर ज़्यादा असर डालता है सीमेंट से कंक्रीट की स्ट्रेंथ में लिए। Alternatively stated, the strength refers to function of water to cement ratio। यानी कि अगर हम किसी और तरीके से बोलें तो इसका मतलब है कि स्ट्रेंथ जो होती है, स्ट्रेंथ फंक्शन है वाटर सीमेंट रेशो का। वाटर सीमेंट रेशो का स्ट्रेंथ फंक्शन है वेयर W डिनोट्स द मास ऑफ वाटर, जहाँ पर W का मतलब है मास ऑफ वाटर और C का मतलब है मास ऑफ सीमेंट। वाटर सीमेंट रेशो होता है ना, तो C, तो यहाँ पर W होता है वेट वेयर W डिनोट्स मास ऑफ वाटर एंड C डिनोट्स मास ऑफ कंक्रीट। यानी कि स्ट्रेंथ किसी भी कंक्रीट की फंक्शन है वाटर सीमेंट रेशो का। यानी कि वाटर सीमेंट रेशो के अंदर अगर हम चेंज करेंगे तो डायरेक्टली स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के अंदर भी चेंज आएगा। वाटर सीमेंट रेशो को कम कर रहे हैं तो इससे भी चेंज आएगा, और वाटर सीमेंट रेशो को बढ़ा रहे हैं तो इससे भी चेंज आएगा कंक्रीट की स्ट्रेंथ के अंदर।
Abraham's law stands for a special case of a general rule prepared experimentally by Ferret. अब Abraham's law बताया गया है. Abraham's law एक दूसरा लॉ था. इस लॉ में बताया इस लॉ के अंदर बताया गया है कि S इज इक्वल्स टू के सी अपॉन सी प्लस डब्ल्यू प्लस ए का स्क्वायर. ये फार्मूला दिया. तो इस फार्मूला के अंदर अलग अलग चीज़ें स्पेसिफाइड है. अब इससे हमें पता चलेगा कि कौन सी चीज़ किस पर कैसे डिपेंड कर रही है. जैसे इस फार्मूला के अंदर S क्या है? S है स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट. ठीक है. K क्या है? K एक कांस्टेंट है. C, W और A क्या है? C का मतलब है वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, W का मतलब है वॉल्यूम ऑफ वाटर और A का मतलब है वॉल्यूम ऑफ एयर. तीन चीज़ें दे रखी हैं. C, W, A. C वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, W वॉल्यूम ऑफ वाटर और A है वॉल्यूम ऑफ एयर. तो तीन चीज़ें दे रखी हैं. Although in many times W by centimeter is applied and centimeter signifies the mass of cementing materials. बहुत जगह पर W अपॉन CM को हम यूज़ करते हैं. और CM क्या होता है? CM का मतलब होता है मास ऑफ सीमेंटिंग मटीरियल्स दैट कंटेन्स पोर्टलैंड सीमेंट. अब इसके अंदर क्या क्या होता है? पोर्टलैंड सीमेंट होता है और साथ में हम एडिशनल सीमेंटिंग चीज़ें भी डाल सकते हैं जैसे कि फ्लाई ऐश, स्लैग सीमेंट और सिलिका फ्यूम. ठीक है. तो बेसिक एक फार्मूला है अब्राहम्स का, जिस फार्मूला में S इज इक्वल्स टू के इंटू सी अपॉन सी प्लस डब्ल्यू प्लस ए का स्क्वायर है. तो S है यहाँ पर स्ट्रेंथ, K है कांस्टेंट, C है वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, W है वॉल्यूम ऑफ वाटर और A है वॉल्यूम ऑफ एयर. तो इस टाइप से स्ट्रेंथ अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड कर रही है. तो ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला के बाद नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है अनवांटेडली इफ़ देयर इज़ हाई वाटर कंटेंट. अगर हम देख रहे हैं कि हाई वाटर कंटेंट है तो सीमेंट पेस्ट विल बी डिज़ोल्व्ड. अनवांटेडली इफ़ देयर इज़ हाई वाटर सीमेंट द सीमेंट पेस्ट विल बी डिज़ोल्व्ड. अगर हम ज़्यादा पानी ऐड कर दे रहे हैं, वाटर कंटेंट बढ़ गया है, तो इससे क्या होगा? सीमेंट पेस्ट घुल जाएगा. द एडहेसिव ऑफ द कंक्रीट. सीमेंट क्या है? एडहेसिव ऑफ कंक्रीट है, यानी कि कंक्रीट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं. किसकी वजह से? सीमेंट की वजह से. एंड द वॉल्यूम ऑफ रिजल्टेंट कंक्रीट विल बी रेज्ड. अब इससे क्या होगा? जो वॉल्यूम होगी वो कंक्रीट की काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी. इफ़ वाटर कंटेंट इज़ डिक्रीज्ड. अगर हम वाटर कंटेंट को कम कर देते हैं, द फॉलोइंग बेनिफिट्स कैन बी ऑब्टेन्ड. अगर हम वाटर कंटेंट को कम दे रहे हैं, कम कर देते हैं, तो क्या होता है? कुछ हमें बेनिफिट्स देखने के लिए मिलते हैं. अब हम उन बेनिफिट्स को पढ़ रहे हैं. तो सबसे पहला है हाइयर कंप्रेसिव एंड फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ. वाटर कंटेंट कम होगा तो क्या क्या चीज़ें बढ़ेंगी? ये देखो, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी वाटर कंटेंट को कम करने से. अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ेगी और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो हमारे लिए ये और अच्छी बात है. फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारे पास लेसर परमिएबिलिटी एंड ग्रेटर वाटर टाइटनेस. लेसर परमिएबिलिटी एंड ग्रेटर वाटर टाइटनेस, यानी कि परमिएबिलिटी होता है कि अलग अलग जो पार्टिकल हैं वो पास हो पा रहे हैं एक दूसरे से एक लेयर के अंदर से. तो अब हमारे कंक्रीट के लिए परमेबिलिटी सही नहीं होती है, क्योंकि अगर पानी बीच में जाएगा तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ पर उससे फ़र्क पड़ता है. क्योंकि कंक्रीट के अंदर अगर बीच में सरिया भी है तो सरिये में जंग लगेगा और फूल जाएगा सरिया, तो इससे दिक्कत हो जाएगी, स्ट्रक्चर ख़राब होगा. तो हम चाहते हैं कि जो भी हमारा कंक्रीट है वो परमिएबल ना हो. तो अब अगर हम कम पानी यूज़ कर रहे हैं तो लेसर परमिएबिलिटी आती है, यानी कि अपने अंदर से कंक्रीट
पानी को पास नहीं होने देता। एंड ग्रेटर वाटर टाइटनेस यानी कि वाटर पास बीच में से नहीं हो पा रहा है। इम्प्रूव्ड स्टेबिलिटी एंड रेजिस्टेंस टू वेदरिंग। इम्प्रूव्ड स्टेबिलिटी का मतलब है, स्टेबिलिटी मतलब काफ़ी लंबे समय तक चल जाता है, और स्टेबल है, रिएक्शन नहीं हो रही है, स्टेबल है बिल्कुल। और वेदरिंग यानी कि जैसे अलग अलग मौसम है, अलग टेम्परेचर है, तूफान है, तो उनका कोई असर इस पर नहीं देखने को मिल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, सुपीरियर बॉन्ड अमंग कंक्रीट एंड रेनफोर्समेंट। अब कंक्रीट और रेनफोर्समेंट के बीच में अच्छा बॉन्ड बन जाता है। लोवर्ड ड्राइंग, श्रिंकेज एंड क्रैकिंग। श्रिंकेज कम हो जाती है और क्रैकिंग भी कम हो जाती है। लेसर वॉल्यूम चेंज फ्रॉम वेटिंग एंड ड्राइंग। अब आपने देखा होगा कि जब वेट होता है तो ज़्यादा वॉल्यूम है, ड्राई होने के बाद वॉल्यूम कम हो जाती है। तो वॉल्यूम चेंज जो आ रहा है वेटिंग और ड्राइंग के बीच में, ये कम होता है। अब हमारे लिए ये सही बात है, क्योंकि अगर वेटिंग और ड्राइंग के बीच में, सूखने के बीच में ज़्यादा वॉल्यूम चेंज आ रहा है तो इससे स्ट्रक्चर के अंदर क्रैक आ सकते हैं, जो कि हमारे लिए सही नहीं है। तो ये सब पॉइंट्स आप यहाँ से एक बार रीड कर लो। हायर कंप्रेसिव एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ, लेसर परमिएबिलिटी एंड ग्रेटर वाटर टाइटनेस, improved stability and resistance to weathering, superior bond among concrete and reinforcement, lowered drying shrinkage and cracking, less volume change from wetting and drying। ठीक है। If there is less water, the quality of concrete will be superior, assuming the mixture can still be solidified correctly। अगर हम कम पानी को यूज़ कर रहे हैं तो कंक्रीट की जो क्वालिटी होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। अब देखो, विद द रिडक्शन इन वाटर कंटेंट ऑफ कंक्रीट, अगर हम कंक्रीट में वाटर कंटेंट, पानी की जितनी भी क्वांटिटी है उसको कम कर देते हैं तो W/cm इज ऑल्सो डिक्रीज। तो W/cm भी कम हो जाता है एंड इट रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ। और जब W/cm का रेशो कम होगा तो इससे स्ट्रेंथ बढ़ रही है, स्टिफनेस बढ़ रही है, और हम यही तो चाहते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ कंक्रीट की अच्छी हो, फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ अच्छी हो, स्टिफ हो कंक्रीट, और क्रीप ना आए। क्रीप होता है बहुत टाइम तक जब लोड लगा रहता है तो जो डिफॉर्मेशन आता है, जो चेंज आता है, उसको हम क्रीप बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी, फिर क्रीप नहीं आएगा। द ड्राइंग श्रिंकेज एंड रिलेटेड रिस्क फॉर क्रैकिंग विल ऑल्सो बी डिक्रीज्ड। ड्राइंग श्रिंकेज भी कम हो जाएगी और क्रैकिंग के खतरे भी कम हो जाएंगे। कंक्रीट में कम परमेबिलिटी होगी, वाटर टाइटनेस ज़्यादा होगी, और इससे इसकी स्ट्रेंथ सही रहेगी। तो बेसिक फॉर्मूला हमने यहाँ से इसका देख ही लिया था। तो ये लॉ था डफ-अब्राहम्स लॉ। डफ-अब्राहम्स लॉ बेसिकली बताता है कि कंक्रीट के अंदर कंक्रीट की स्ट्रेंथ के लिए वाटर काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। जितना वाटर हम ऐड कर रहे हैं, वर्केबिलिटी तो बढ़ रही है, लेकिन उससे स्ट्रेंथ कम हो जाती है। और अगर हम पानी कम रखते हैं तो उससे क्या क्या फ़र्क पड़ता है। और डफ-अब्राहम्स ने बोला कि सीमेंट उतना प्रभाव नहीं डालता है जितना ज़्यादा प्रभाव वाटर डालता है कंक्रीट के ऊपर। और क्या क्या पॉइंट्स बढ़ जाते हैं अगर हम वाटर को कम यूज़ करते हैं, तो वो सब भी हमने डिस्कस कर लिए। तो हमारा ये यहाँ से डफ-अब्राहम्स लॉ कंप्लीट है। ओके, थैंक यू।